जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी। हम आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 शिफ्ट 1 का पेपर कर रहे थे, है ना। हम प्लेटफॉर्म के 75 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई, ग्रुप डी के। क्लियर है ना बेटा, 75 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो पिछली नहीं देखी, 1 से लेकर 75 क्वेश्चन मैं सारा कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। हाँ, आज 76 क्वेश्चन से हम आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो आपने अगर नहीं दिया, मैंने आपको पीडीएफ डाउनलोड करके दे रखी है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पीडीएफ देख लेना, ठीक है। नहीं, सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। क्लियर है भाई, ठीक है। हाँ, तो पीडीएफ के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा भाई, ठीक है। वो खुल जाएगा, नहीं खुलता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि भाई हमारा, कमेंट्स में आप ये बताएं कि भाई पीडीएफ लिंक हमारा नहीं खुल रहा गुरुजी, ठीक है। ओके भाई। हाँ, तो देखिए आज हम 76 क्वेश्चन से आज फिर से अपने ग्रुप डी की जो 1/10/2018 के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 75 तक हम कर चुके हैं, 76 क्वेश्चन आज हम देखते हैं भाई, ठीक है। देखो भाई, 76 क्वेश्चन कहता है हमारा, 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 पर 21 ब्याज मिलता है। 21 रुपये क्या मिलता है बेटा, ब्याज। तो साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर कितनी है, दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। देखो बेटा, टाइम बोलो, टाइम कितना है। टाइम दे रखा है उसने 3 मंथ, है ना, 3 महीने का टाइम दे रखा है, ठीक है। नहीं है भाई, क्लियर है ना। और आपको प्रिंसिपल दे रखा है उसने बेटा, प्रिंसिपल मूलधन है 875 रुपये, ठीक है। 875 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है। और जो आपका एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, यानी साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है वो है 21 रुपये है बेटा। कितना रुपये है, 21 रुपये है। तो आपको निकालना है साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष दर कितनी है, रेट निकालनी है, आर। क्या निकालना है, आर, रेट निकालनी है भाई। आप सीधी सी बात, दर निकालनी है। तो आप बताओ ना, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ऐसा ही, बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टी टाइम और 100, है ना। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज आपको कितना दे रखा है, 21, है ना, ठीक है। नहीं है तो मूलधन कितना है 875, रेट कितनी है भाई बताओ आप, रेट कितनी है, रेट हमें निकालनी है। टाइम देखते हैं, टाइम कितना है बेटा, 3 मंथ है। और ये 100 है। क्लियर है, नहीं है, 100 भाई ये। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, इसमें अगर हम टाइम रखते हैं तो बेटा टाइम है जो ईयरली आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ईयरली। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो हम इसे मंथ को किस में चेंज करेंगे, ईयर में। इसके लिए हमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 12 का। सही है। 3 महीने को अगर मैं ईयर में चेंज करूंगा तो आप पता है पूरे एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 का क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आप कर लीजिए इसे, है ना। 3 से काटो 4 पर कट जाएगा, 25 से काट लो, 25 3 75 हो जाएगा। सही है, नहीं है। और 25 पंजे 125 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 25 चौके ये हो जाएगा 100। यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ भाई, ठीक है। और आप ऐसे काट सकते हो, काटना चाहो तो 7 या 21 और 7 पंजे 35। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी को तो बेटा, है ना। सही है, नहीं है। अब आप आर चाहिए ना, आर चाहिए तो बोलो 4 गुणा 4 16, 16 भाग में इधर गया गुणा हो जाएगा, तो 16 3 63, बोलो 16 48 हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा 5R। तो 5R बराबर कितना हो गया बेटा, 48 हो गया। आप बस R का 5 का डिवाइड करो मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड कर दो, R की वैल्यू चाहिए आपको, बोलो। तो 5 7 5 9 जा 45, 5 9 45 हो गया। कितना बचा, 3 बचा, 5 6 30। तो 9.6% आपकी क्या बेटा रेट है, यही आंसर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बैठता है, 9.6, ऑप्शन बी है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ज़्यादा घुमा फिरा की बात ना करके मैंने एक फॉर्मूले बेस पर आपको ये चीज़ बता दी। क्लियर है, नहीं है, ठीक है ना। सही है, नहीं है। वरना मैं ये भी कह सकता था कि भाई 1 साल का ब्याज कितना मिलता है, 1 साल का ब्याज आपको देखना है। सही है, नहीं है। तो 1 साल का ब्याज, ये 3 महीने का ब्याज है। किसका है, 3 महीने का। तो मैं 12 का भाग देता तो ये हो जाता 1/4, यानी 1/4 ईयर का भाग कितना है बताओ, 21 रुपये ब्याज मिलता है। कितना मिलता है, 21 रुपये ब्याज। सही है ना, बोलो बोलो, क्लियर है कि कितने पर मिला है, 875 पर। तो या तो आप ऐसे ही कर लो, या फिर आप इसे सीधे फॉर्मूले बेस पर ही कर लो, या रेट का फॉर्मूला निकाल लो यहाँ से पक्षांतरण करके पहले। सही है, नहीं। मैं ऐसे भी कह सकता था, रेट बराबर होता है 100 मल्टीप्लाई एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज गुणा 100 या 100 गुणा साधारण ब्याज, ठीक है, नहीं है। और प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, ये हमारा रेट का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हम वैल्यू रखते तो भी निकल जाता। कुल मिला के घुमा फिरा के कैसे बात कर लो, ये कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, है भाई, नहीं, ठीक है बेटा। आगे चलिए, क्या आगे चलते हैं ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 77। ये देखिए बेटा, ये हो गया आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। किसका हो गया? टाइम एंड वर्क का। तो बेटा कॉपी पेन लेके बैठे आप, है ना, ठीक है। हाँ, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करते हैं भाई, देखो, है ना। हाँ देखो भाई, ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। समझ, जैसे पढ़ते जाते हैं करते जाते हैं। देखो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर एक काम को 45 दिन में खत्म कर सकते हैं भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि केवल ए और बी कार्य को उन्हीं कार्य करने में 54 दिन लगते थे, यानी ए और बी को वही काम पूरा कंप्लीट करने में कितने दिन लगे? 54 दिन लगे। अगर वो दोनों करते, तीनों नहीं करते, और बी अकेले करते हैं तो। आगे कह रहा है बी और सी कार्य करते हैं तो उन्हें 90 दिन लगते हैं। तो बी और सी को कितने दिन लगते हैं बेटा? 90 दिन लगते हैं, ठीक है भाई। तो कह रहा है बी ने अकेले कार्य किया तो उसे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? नहीं भाई, ये आपका हो गया भाई सवाल। देखो अब आप कर लो, ठीक है। आप बताओ, यहाँ पे मैं इनका एलसीएम ले लूँ, मैं टोटल काम निकाल लूँ क्या? टोटल काम निकाल लूँ तो टोटल काम एलसीएम बोलो बेटा कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा, है भाई। एलसीएम तो ले ही लोगे आप, सही है ना। इनका एलसीएम ले लो 270, ये 270 बताएगा बेटा टोटल वर्क को, कुल काम को, सही है ना। यानी 270 काम को पूरा करने में ए बी सी तीनों ने 45 दिन लिए, इसने 54 दिन लिए, इन दोनों ने 90 दिन लिए इसको काम को पूरा करने में। अगर मैं इनकी एक दिन की कैपेसिटी निकालूँ, एक दिन का काम निकालूँ कि एक दिन में क्या कार्य करते हैं, एक दिन का कार्य, सही है। नहीं तो एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 45 का बेटा भाग दे दो यहाँ पे। समझ में आया नहीं आया? अगर मैं यहाँ पे 45 का भाग दूंगा तो बोलो बेटे कितनी बार जाएगा? 6 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 6 बार, ठीक है। नहीं है 54 का भाग 2 तो 54 का भाग 1 चला जाएगा बेटा 5 बार, है ना। और 9 3 27 कितनी बार चला जाएगा? 3 बार। बताओ कोई दिक्कत है तो? यानी कहने का मतलब ये है कि ये ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे, सही है नहीं है। और ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। एक दिन में कितने दिन बेटा? एक दिन में। एक दिन कार्य निकाल लिया मैंने, क्लियर है ना, ठीक है भाई। आपसे बी का कार्य पूछ रहा है कि बी अगर इस 270 काम को बी अकेला करे 270 काम को तो कितने दिन लेगा? तो भाई एक बात बताओ, आप एक चीज बताओ, मैं बी का काम निकाल लूं क्या, है भाई? अच्छा अब तुम बताओ, मुझे बी का निकालना है तो बी का काम मैं निकाल लूँ तो या तो मुझे ए का पता होना चाहिए, या फिर मैं बी का काम यहाँ से निकालूँ तो ए बी का काम हटा दो यहाँ से, सॉरी ए सी का, है भाई। ए सी को उसने दे नहीं रखा तो आप एक एक करके सारे ही निकाल लो आप बेटा। अगर मैं यहाँ से, तुम बताओ, मुझे पता है कि यहाँ से ए बी का मान मुझे पता है कि ए बी एक दिन में 5 काम करते, एक दिन काम निकालता हूँ सबका, एक दिन का काम निकालो बेटा सबका, एक दिन का, सही है नहीं है। अकेले अकेले ये तो 3 मिलकर काम कर रहे हैं, 6 काम करेंगे, ये 2 मिलकर 5 काम करेंगे, 3 दोनों मिलकर 3 काम करेंगे। अगर मैं कहूं कि तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, अगर मैं बताओ, और दोनों मिलकर ए और बी 5 काम करते हैं, अगर मैं ए बी की वैल्यू यहाँ रख दूं तो 5 काम ये करेंगे, तो मतलब तीनों मिलकर करते हैं 6 दिन में, और ए और बी करते हैं 5 दिन में, तो सी एक दिन में कर देगा काम को, है भाई। तो सी का काम निकल जाएगा, एक दिन में करेगा काम को, नहीं करेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो भाई, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दिन में एक, ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, और मुझे पता है एक दिन में ए और बी 5 काम करते हैं। ए और बी कितना काम करते हैं? 5। तो बताओ 5 इधर आया तो माइनस को हो जाएगा, तो 6 माइनस 5, तो मैं ये कह रहा हूँ सी की वैल्यू नहीं आ जाएगी कि 6 माइनस 5 1 है भाई। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 आ गई, ठीक है भाई। अब बी और सी हटा दो, यहाँ से बी और सी हटा दो तो ए का मान आ जाएगा, और मुझे पता है बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3। बी और सी 3 काम करते हैं, तीनों मिलकर 6 करते हैं, तो बोलो ए का काम 3 नहीं बच जाएगा क्या? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? समझ में आया नहीं आया? अच्छा अब इसका भी निकल गया, देख लो आप। ए 3 करता है, सी कितना करता है? 1। ये 3 करता है, ये 1 करता है, 3 और 1 4, और तीनों मिलकर करते हैं 6। तो 6 में से 4 हटाऊं तो बी का मान आएगा, नहीं आएगा? 2। बोलो बोलो भाई, क्लियर है क्या? तो यानी कहने का मतलब है बी एक दिन में 2 काम करता है, और काम कितना करवाना है आपको? काम कितना करवाना है? 270। तो 270 में 2 का दे दो भाग, क्योंकि बी एक दिन में 2 काम करके जाएगा, एक दिन में 2 काम करके जाएगा, 2 का भाग दो, 2 पंजे 10, तो 135 दिन लेगा पूरा काम खत्म करने में। यही आंसर है भाई। बोलो कोई दिक्कत है तो? ठीक है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, आपने पढ़ रखा है तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं भाई, ठीक है ना। सब कुछ आपको क्लियरिटी से बता रखा है कि कैसे क्या होगा, है भाई, ठीक है ना। बोलो तो देश दुनिया को बता दो कि हमने सवाल कर लिया, है भाई। आगे चलें क्या? नहीं आया?
नहीं आया क्या, बताओ बोलो भाई। भाई मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ, ये चीज़ समझ में आई नहीं है आपको। भाई एक दिन की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी ना। बी कर रहा है अकेला काम, तो बी का ये तो देख लो, बी एक दिन में करेगा कितना। तो बी है, ए और बी तो मुझे पता है 5 करते हैं, बी और सी 3 करते हैं, लेकिन यहाँ पे बी के साथ ए मौजूद है, यहाँ बी के साथ सी मौजूद है, यहाँ बी के साथ ए और सी मौजूद है, लेकिन बी का आपको अकेले का चाहिए। अकेला निकालना है तो पहले दे बेटा ए और सी हटाओ यहाँ से। ए और सी मुझे कहीं दे नहीं रखा, नहीं दे रखा, तो बी का निकालने के लिए पहले सी का निकाल लो, ए बी हटा दो। ए बी तो हटा सकता हूँ, ए बी का मुझे पता है 5 काम करते हैं एक दिन में, तो ये पूरा 6 है, तो ए बी 5 हटा दो तो सी बचेगा, तो बेटा ए की तो बचेगा सी का। ऐसे बी सी हटा दो, यहाँ से बी सी हटा दो तो ए का मान आ जाएगा। तो तुम्हें पता है तीनों मिलकर 6 काम करते हैं, और बी सी कितना करते हैं 3, तो 6 में से 3 हटाए तो 3 ही तो बचेगा, तो वो ए का ही तो बचेगा 3 है भाई। अब 3 ए का है, सी 1 है, 3 और 1 4, 4 काम ए और सी कर देते हैं, 4 काम ए और सी कर देते हैं, तो बी का कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि तीनों मिलकर करते हैं 6 काम। और बी का देखना है आपको, टोटल काम 270 करवाना है, तो 2 का भाग दे दो, 135 दिन आ जाएगा। क्लियर है ना। आगे चले बेटा, आगे देखो, है ना, ठीक है ना। अब की बार तो बोलो, बता दिया ना आपने दुनिया को, हमने कर लिया क्वेश्चन है भाई। देश दुनिया को समाज को बता दो कि भाई हमने क्वेश्चन कर लिया। आगे देखो भाई, अब इंटेलिजेंट बन चुके हो आप, है ना, ठीक है, बोलो हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया है, ठीक है ना। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया है, जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी। इसका एक कोण 120 डिग्री था, एक कोण 120 डिग्री था। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है। बस हो गया सवाल। अब आप एक बात बताओ, देखो एक आयत है, आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो बेटा, बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो तब प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का हो, उसे आयत बोलते हैं, सही है ना। अब वो यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि आयत की जो भुजाएं वो 12 और 8 है, तो 12 सेंटीमीटर ये है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये भी 12 होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और आपसे वो कह रहा है कि जो आयत से जो आपने समचतुर्भुज बनाया है, समचतुर्भुज बनाया है, उनकी परिधि क्या है बेटा, इक्वल है। परिमाप क्या है, इक्वल है। अगर परिमाप इक्वल है, परिधि क्या है बेटा, बराबर है। परिधि क्या बराबर है, परिधि क्या है, बराबर है। अगर परिधि बराबर है मतलब जितनी डिस्टेंस इनकी है, टोटल तार जितना यहाँ लगा है उतना ही तार यहाँ पे लगा है। तो आप बताओ यहाँ से अगर मैं इसकी परिधि निकालूँ तो समचतुर्भुज की परिधि भी नहीं होगी क्या, बोलो होगी नहीं होगी, सही है ना। बस शेप ही तो बदली है अपन ने, लेकिन जो मटेरियल लगा है वो तो सेम है ना भाई। तार की लंबाई निकाल लो, टोटल तार कितना हो गया, 12 8 20, 20 और 20 40, सही है ना। तो सीधा सा निकाल लो या फिर फॉर्मूला लगा दो परिमाप का, ए भाई, ठीक है। नहीं है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, यही तो होता है परिमाप का फॉर्मूला। या फिर वैसे ही निकाल लो बेसिक गंवार तरीके से, 12 8 20, 20 और 12 8 20, ये हो गए 40, तो 40 हो गया ना। पर फिर भी नहीं, हमें तो पढ़े लिखो की तरह बताओ, तो ये लो भाई, पढ़े लिखो की तरह देख लो। एल कितना है, 12 है, एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, 8 12 8 20, 20 दूनी 40, तो 40 सेंटीमीटर क्या हो गई बेटा, 40 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। तो स्पष्ट कह रहा है कि दोनों की परिधि बराबर है, मतलब परिमाप बराबर है, बराबर है, तो इसका परिमाप भी कितना है, 40 है। अगर इसका परिमाप भी, समचतुर्भुज का परिमाप भी 40 है, समचतुर्भुज का परिमाप भी क्या होगा, 40 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो मैं इसकी भुजा निकाल सकता हूँ कि इसकी भुजा निकाल लो भाई, इसकी भुजा। तो बेटा इसकी भुजा अगर मैं निकाल लूँ तो बोलो तुम, परिमाप मतलब चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज की डेफिनेशन कहती है जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तुम अगर इसकी भुजा निकाल लो तो 4 भाग में बांट दूँ मैं 40 को, 4 का भाग दे दो, 4 दही 40, यानी 10 सेंटीमीटर। तो बेटा 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई, 10 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, भुजा आ गई। बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम है तो, 10 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, भुजा आ गई, किसकी, समचतुर्भुज की। समझ में आया ना। अब वो आपसे देखो स्पष्ट कह रहा है, आपसे कह रहा है कि समचतुर्भुज का एक कोण कितना 120 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। है भाई, एक कोण 120 डिग्री है। आप एक चीज बता दीजिए, मैंने मान लिया एक कोण 120 डिग्री ये वाला है ना, ठीक है। तो मुझे बता सकते ये कोण कितना होगा, तो बेटा ये कोण 60 डिग्री होगा। क्या होगा, 60 डिग्री, क्योंकि समचतुर्भुज की कंडीशन है कि समचतुर्भुज के संगत कोणों का योग कितना होता है, बोलो
कितना होता है 180, है ना। पास वाले कोणों का योग कितना होता है 180, सही है, संगत कोण कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो 120 और 60 कितना हो गया 180, तो 120 ये थे, 60 होना चाहिए, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब अगर तुम बताओ, मैं अगर यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ तो एक त्रिभुज बना लेता हूँ मैं, जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, है ना। तो भाई मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, देखो, ठीक है, ये वाला। तो देखो तुमने ये वाला त्रिभुज पढ़ा है, ये वाला एक त्रिभुज है, बोलो बेटा पढ़ाया है मैंने, ये 60 डिग्री का है भाई। ये भुजा आपको 10-10 दे रखी है, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 ये है। बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो जब एंगल दिया हो और आपको भुजाएं दी हो तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला, त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 AB sin थीटा। बोलो समझ में आया नहीं आया, ये पढ़ा नहीं पढ़ा आपने, AB sin थीटा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखना बेटा, है ना, सही है नहीं है। तो बोलो 1/2 AB sin थीटा है। तो बेटा एक बात बताओ, त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज, इसका 1/2 AB sin थीटा होगा क्षेत्रफल, तो इसका भी यही होगा। तो मतलब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। तो मैं इसे 2 से गुणा कर दूं क्या, किससे गुणा कर दूं 2 से, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ए का मान कितना है 10, बी का मान भी कितना है 10, ए और बी मतलब है भुजाएं बेटा, है ना, ठीक है। और साइन थीटा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू बोलो 10 दाएं का 100 हो गए, तो बेटा गुणा, और इसके साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2 हो जाएगी। 2 से मैंने काटा ये 50 बार, तो 50√3 ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है बेटा। बोलो भाई किसी को कहीं पे प्रॉब्लम है क्या, समझ में आया नहीं आया, बता दीजिए एक बार आपको कोई दिक्कत हो तो भाई। सही है नहीं है, ज़्यादा बड़ा लग रहा है क्या आपको, अरे कहीं नहीं है बड़ा, ये तो मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया है, समझ में आया ना, ठीक है। वरना आप बताओ, उसने कह दिया कि आयत का परिमाप समचतुर्भुज के परिमाप के क्या है बराबर है। भाई एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, है ना, ठीक है, उतार लीजिए आप, हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ फिर दोबारा से आपको, ये ले लिया क्या, दोबारा देखो बेटा, दोबारा बताते हैं ना। वैसे आप इसे कर लोगे ना, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। भाई समचतुर्भुज किसे कहते हैं बताओ आप एक बार, समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो, क्या हो बराबर, समझ में आया नहीं आया। अब भाई तुम ये कह सकते हो 4 भुजाएं बराबर, तो वर्ग में भी होती है भाई गुरुजी, वर्ग में भी बिल्कुल होती है, बिल्कुल मैं कहीं मना कर रहा हूँ। लेकिन वर्ग की डेफिनेशन बेटा ये कहती है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, सही है ना। इसमें कोई जरूरी नहीं है समचतुर्भुज में कोण 90 डिग्री हो, कोई जरूरी नहीं है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। हाँ तो यही तो काम है ना। और वहां पे देख लो, यहाँ पे कोण 120 डिग्री का था, 90 डिग्री का नहीं, तब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता तो सवाल और सीधा हो जाता। तो मैं कह रहा हूँ आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप है, वही किसका परिमाप है बेटा, समचतुर्भुज का परिमाप है, बराबर है दोनों, समचतुर्भुज का परिमाप भी वही है, सही है ना। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई 12/8 है, 12/8 20, 20 दूनी 40, यानी मैं कह सकता हूँ समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 40 है ना। समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 40 है। और ये आपको एंगल दे रखा है 120 डिग्री का। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ इसकी भुजा निकाल लें, इसकी भुजा निकाल लें तो 4 का भाग दे दो, 4 बराबर भागों में बांट दो कि सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो 10 आई तो 10 ये होगी, 10 ये होगी, 10 ये होगी, 10 ये होगी। एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे 120 ये तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जो बेटे ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला फॉर्मूला बनता है 1/2 AB sin थीटा, जब एंगल दे, क्या दे, एंगल दे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बेटा 2 से गुणा इसीलिए कर दी क्योंकि जो क्षेत्रफल इसका होगा वो इसका, क्योंकि मुझे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, सही है नहीं है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे, 2 त्रिभुज हो गए ना, तो 2 त्रिभुज हो गए तो 2 से गुणा कर दो, दोनों का निकल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ए और बी का मान कितना है 10 गुणा 10, ये ए ये बी, अलग अलग भी हो सेम भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। साइन थीटा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, बोलो √3/2 होता है। तो 2 से कट जाएगा 5 बार, 10 पंजे 50, 50 √3 आया बेटा, समझ में नहीं आया बोलो, ठीक है। आगे चलें क्या है भाई, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ तो बस अब तो कोई दिक्कत है नहीं, बस आप पढ़ते जाओ करते जाओ क्वेश्चनों को, ठीक है ना। आप वीडियो को पूरा देखा करो, पूरा कंप्लीट देखो बेटा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप इन वीडियो को देख लेना, ठीक है। बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको इनसे, क्लियर है ना। हाँ सब रिवीजन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और कुछ गलतियाँ हैं जो भी पकड़ में आती है हमारी। 79 देखो बेटा, एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान दिशा में स्थित 2 बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 30 डिग्री है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मील है, यानी 1.61 किलोमीटर है। भूमि से जहाज की लगभग दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। भाई ये लो, इसने क्या कह दिया है भाई, देखो आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो ये है जहाज, मान लो ये धरातल मान लेते हैं,
मान लो हवाई जहाज उड़ रहा है यहाँ पे, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि हवाई जहाज उड़ रहा है और ये धरातल है बेटा, समझना ध्यान से। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे सड़क के एक और तुम एक ही दिशा में देख रहे हो, तो दो बिंदुओं को देखा आपने, एक इसको देखा एक इसको देखा, तो अवनमन कोण क्रम से कितने कितने बन रहे हैं बेटा? अवनमन कोण बन रहे हैं कितने कितने? 45 और 30 डिग्री। ठीक है ना, तो अवनमन कोण मतलब 45 डिग्री, तो ये बन रहा है बेटा, और ये 30 डिग्री बन रहा है। अब कैसे पता भाई 45 डिग्री 30 डिग्री बन रहा है? बेटा अवनमन कोण तुम ये कह सकते हो, अवनमन कोण तो भाई गुरुजी ऊपर बनता है, क्योंकि अवनमन कोण का मतलब यहाँ होता है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, नहीं क्लियर है ना? अवनमन कोण और एक उन्नयन कोण होता है, तो दो कोण होते हैं। उन्नयन कोण का मतलब होता है नीचे से ऊपर देखने पर, यानी किसी वस्तु को ऊपर रखी हुई है, हम उसको देख रहे हैं, तो वो तो उन्नयन कोण होगा। और कोई दोस्त हमारा ऊपर खड़ा है और हमको देख रहा है, तो उसे बेटा अवनमन कोण कहते हैं। यानी गर्दन को नीचे करना, नमन करना, झुकाना अवनमन कोण कहलाता है। गर्दन को ऊपर करके देखना उसे उन्नयन कोण कहते हैं। सही है ना? तो उन्नयन अवनमन कोणों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आप ये ध्यान रखना। ठीक है, कि उन्नयन अवनमन कोण तो केवल हमें डायग्राम बनाने में हेल्प करेंगे, बाकी कोई नहीं। तो ये दो बिंदु मान लो बेटा ए और बी, समझ में आया नहीं आया? ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं। क्लियर है ना? ठीक है, अब बेटा ये 45 डिग्री बन रहा है, ये 45, तो ये 45 बनेगा, तो ये 45 बनेगा, है ना? और ये 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री बनेगा। क्यों बनेगा भाई? एकांतर कोण होने के कारण बेटा। क्या कारण? एकांतर कोण, क्योंकि दो समांतर रेखाएं होंगी ये, है ना? और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो तुम बताओ ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर। क्यों? एकांतर कोण होने के कारण। ठीक है ना? इसीलिए 30 डिग्री ये है, तो ये 30 डिग्री होगा। ये देखो जेड क्या करती सी बन रही है बेटा, एकांतर कोण। समझ में आया नहीं आया? इसीलिए कहते हैं कि कोण वो ही रहना है, कोण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया ना? कोण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्नयन है, अवनमन है, बस उन्नयन अवनमन आपके समझ में ये आएगा कि आपको डायग्राम में हेल्प करेंगे कि डायग्राम कैसे बनना चाहिए, है ना? सवाल समझने के लिए करना है, बाकी कुछ नहीं करना। क्लियर है क्या? करे भाई सवाल? ठीक है, ये बन रहा है बेटा। और वो तुमसे कह रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है 1.6161 किलोमीटर। ठीक है ना? ये है, समझ में आया ना? वो तुमसे चाहता है कि ये बताओ हवाई जहाज की लगभग हाइट कितनी है। ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, हाइट निकालनी है। क्लियर है ना? देखो बेटा, अब एक चीज़ बताओ, आप एक चीज़ ये बताओ कि जब यहाँ पे ये त्रिभुज है, पूरा कंप्लीट त्रिभुज, इस त्रिभुज में कौन से में DCA में ये 30 डिग्री कोण है, तो बताओ ये √3 नहीं बनेगी क्या? पूरी डिस्टेंस क्या बनेगी? √3। मैंने कई बार बता दिया आपको, पहले पिछली वीडियो आपने देखी होंगी। सही है ना? मैंने आप बताया 30 डिग्री होता है, तो यहाँ रेशो √3 बनता है, और इधर क्या बनता है बेटा? 1 बनता है। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है, हाँ। अब अगर मैं 45 से देखूँ, तो ये 45 है, तो तुम बताओ ये वाली डिस्टेंस क्या बनेगी? 1 बनेगी बेटा, यहाँ से यहाँ तक। सही है नहीं है? और ये भी क्या बनेगी? 1 बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 1 पहले से ही है। 45 में ये 1 बनती है, 30 में ये √3 बनती है, ये 1 बनती है ना? पहले बता रखा है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा बेटा एक बार, है ना, आप बताना मुझे, है ना, कमेंट में लिख के कि भाई हमें नहीं पता गुरुजी, ये समझ में नहीं आया आपके। ठीक है, हाँ। अब बताओ आप, अब मैं एक बात बताऊं कि अगर ये पूरी दूरी √3 है, ये पूरी दूरी √3 है, तो √3 में से अगर मैं 1 घटा दूं, √3 में से अगर हम -1 कर दें, तो आप बताओ ये √3 पूरी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो √3 में से 1 माइनस किया, तो ये वाली डिस्टेंस आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? नहीं, मैं इसको इसके बराबर कर सकता हूँ क्या? 1.61 किलोमीटर के। बोलो भाई, क्लियर है या नहीं है? बोलो बेटा, मैं कह रहा हूँ ये √3 वैल्यू पता है ना कैसे आई है? ये पूरा जो त्रिभुज है, इसका एंगल 30 डिग्री है, तो ये जो 30 डिग्री है, तो ये √3 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √3 है रेशो में, और ये यहाँ से यहाँ तक की 1 है, तो मैं ये दूरी निकालना चाहता हूँ, क्योंकि ये दूरी गिवन है हमें। सही है ना? ये वैल्यू एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, तो यही निकालो। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक √3 है, √3 में से 1 घटा दो, तो ये आएगा नहीं आएगा? तो √3 - 1 है, जो इसकी वैल्यू नहीं है कि 1.61 बराबर कर सकता हूँ। अब आप निकाल लो, हो गया आपका क्वेश्चन। √3 का मान बेटा बोलो कितना होता है? 1.732 होता है, -1 बराबर 1.61। अब बताओ 1.732 में से -1 घटाएंगे, तो दुनिया जानती है इस चीज़ को कि भाई 732 आएगा, 0.732। अच्छा लगने के लिए 0 लगा सकते हो आप। ठीक है, 1.61। बेटा अब एक बात बताओ, आप अगर ये पॉइंट हटाते हो तो 2 0 नीचे नहीं आएंगे क्या? है भाई? ये पॉइंट हटाते हो तो 3 0 नीचे नहीं आएंगे क्या? है भाई? तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1 10 है, ये भाग में इधर आया तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो तुम एक चीज़ बताओ, 1 का मान आ जाएगा आपका 1610, समझ रहे हो? ये 0 यहाँ आ जाएगी, तो मैंने 0 लगा दी, और ये 732 है, ये भाग में आ जाएगा।
तो इधर तो एक ही बचेगा, इधर एक ही बचेगा। और हमें बेटा हाइट चाहिए, क्या चाहिए, हाइट। और हाइट हमने क्या मानी है, एक मानी है। समझ में आया नहीं आया, एक मानी तो एक का मानी तो चाहिए। बस हो गया आप क्वेश्चन, आप भाग दे दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सही है ना। तो बेटा 1610 में किसका भाग देना है आपको, किसका भाग देना है, एक्चुअल में 732 का भाग देना है। तो 732 का देना है तो 2 बार दे दूँ क्या, बोलो बेटा, 2 दूनी 4, 2 3 6 14। समझ में आया नहीं आया। 10 में से 4 गया, बोलो बेटा कितना आया, 6। 10 में से 6 गया, कितना आया, 4। और ये कितना आया, 146। पॉइंट लगाऊं, 0 उतार लूँ तो 2 बार तो चला जाएगा ना, लगभग लगभग चाहिए बेटा उसको आंसर। स्पष्ट सवाल में कह रहा है, क्वेश्चन में। तो बेटा 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 7 दूनी 14, 164। ये ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आप बताओ 2.2 नहीं आएगा क्या आंसर बेटा, एक्चुअल चाहिए 2.2 या 2.1। ऑप्शन देख लो आप, सही है ना। या तो 2.2 आएगा या 2.1 आएगा। तो आप ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन में एक तो 2 है, एक 1.8 है, एक 2.2 है, एक 2.4 है। बेटा 2.2 आंसर एक्चुअल सही है। क्लियर है ना। और वो स्पष्ट कह रहा है आपसे कि लगभग दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, तो लगभग दूरी बेटा 2.2 आएगा, ये आंसर है। समझ में आया ना, ठीक है। हाँ, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बोलो भाई, सही है, आया नहीं आया समझ में आपके, आ गया ना। आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये अभी पहली बार नहीं आया ये क्वेश्चन है ना, पहले भी आ चुके हैं ये क्वेश्चन। मैं तुम्हें रेशो बता चुका हूँ, क्लियर है ना। बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ना डायग्राम में कहीं प्रॉब्लम है, ना कहीं और जगह है ना, आप कर लोगे, सही है ना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बी, बेटा 80वां क्वेश्चन देखो, है ना, 80 क्वेश्चन, 80वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 80वां क्वेश्चन कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ। ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है बेटा, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। बेटा एक बार एक काम करना आप, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है तो समझ लो ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम का, ये एक तो ये 5 होना चाहिए, 4 गुना अधिक, सही है नहीं है। लेकिन अगर जब मैं यहाँ पे इससे करूँ बेटा सवाल, तो देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारी ये वैल्यू कट ही नहीं रही है। समझ में आया नहीं आया, यानी ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, सही है ना। तो आप यहाँ पे इस लैंग्वेज को सही कर लेना, ये ऑप्शन, ये लैंग्वेज गलत आ रही है, समझ में आया नहीं है। अगर ये लैंग्वेज तो सही है, लैंग्वेज में सही मानो तो ऑप्शन नहीं मिल रहे, आ रहा है नहीं आ रहा। लैंग्वेज को अगर आप सही मानते हो तो इस तरह रेशो को तोड़ोगे, सही है ना, इस तरह तोड़ोगे तो आंसर आ नहीं रहा है, क्योंकि बेटा एक ए बी से 4 गुना अधिक तेज है, 4 गुना अधिक, अधिक का मतलब बेटा डिफरेंस 4 का रहना चाहिए, तो बोलो है या नहीं है। लेकिन अगर मैं इस तरह सवाल करता हूं तो हमारा ऑप्शन मिल ही नहीं रहा, ऑप्शन नहीं मिल रहा, सही है ना। तो जो अधिक वर्ड है इसे हटा दो बेटा, है ना, सही है ना। ये अधिक वर्ड है, इसे हटा देना आप पीडीएफ में से, ठीक है, क्लियर है ना, इसे काट लेना ना, ये लैंग्वेज गलत है। यहाँ पे सवाल ये ए बी से 4 गुना है, ए बी से कितना गुणा है, 4 गुणा, 4 गुणा है तो हमारा सवाल बैठेगा सही, है ना। तो ए बी से 4 गुणा है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कैपेसिटी है, क्षमता है, क्या है बेटा, क्षमता। अगर क्षमता ये है हमारी, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा बेटा, समय का रेशो हो जाएगा उल्टा, 1:4 है बेटा, ध्यान रखना है ना, ठीक है। कैपेसिटी का उल्टा क्या हो जाता है, क्षमता, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर कह रहा है इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर लेता है। बी की तुलना में ए है जो 60 दिन पहले कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा 60 दिन पहले, क्योंकि देखो ना इसकी कैपेसिटी 4 काम करता है, ये उतने ही समय में 1 काम करता है भाई, ये जो समझ में आया ना। तो कैपेसिटी ए की ज्यादा है तो भैया तुम सीधी सी बात है, ए कम दिन लेगा। कितने कम दिन ले रहा है वो, 60 दिन कम ले रहा है बी से, समझ में आया नहीं आया। अब बी से 60 दिन कम ले रहा है तो आप बता दो, बस सवाल तो हो गया, बी से 60 दिन ही तो कम ले रहा है भाई, ये जो बोलो भाई, 20 से 60 दिन ही तो कम ले रहा है। अब तो आप कर लोगे क्या, ठीक है नहीं है, बोलो 20 से 60 दिन ही तो कम ले रहा है, तो बताओ, आप बता दो अब इसका आंसर, आप बताओ, बोलो क्या करोगे, बताओ भाई, बता दो एक बार। अब 20 से 60 दिन कम ले रहा है तो आप बता दो ना क्या करने वाले हो, है भाई। ए बी से 60 दिन कम ले रहा है ना, अब 60 दिन कम लेता चाहे ज्यादा लेता, मतलब अंतर होता ना, तो अंतर है ना बेटा 60, तो 60 दिन क्या है, अंतर है, तो यहाँ से अंतर बोलो बेटा, समय का अंतर है ना, 60 दिन है ये, 60 दिन अंतर है समय, तो यहाँ से समय का अंतर बोलो बेटा कितना है, 3। तो बताओ 3 बराबर किसके बेटा, 60 के, क्योंकि ये भी अंतर है, ये भी अंतर है, यहाँ से रेशो ले लिया मैंने अंतर। तो 1 बराबर कितना आ गया बेटा, 1 बराबर आ गया 20। तो आप बताओ, जो अब 1 बराबर कितना आ गया, 1 बराबर 20 आ गया, तो बोलो 4 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 20 चौके 80 आ जाएगा,
समझ में आया नहीं आया? 20 चौके कितना आ गया? 80 आ गया। बोला आया नहीं आया? 20 चौके 80, ठीक है ना। अब आपका सवाल तो हो गया। कैसे हो गया? आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है तो कितने दिनों में काम पूरा हो, यदि वे 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। अब आप बता दो ना कितना काम, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, बता दो। आप बताओ, खुद ही कर लो अब इस सवाल को। तो बेटा 16 दिन नहीं आ जाएगा क्या आंसर? भाई 16 दिन नहीं आ जाएगा क्या आंसर? बोलो, दोनों मिलके करेंगे तो बोलो भाई, आप खुद देख लो ना। नहीं, अरे बता दो, है भाई। भाई 80 काम कर रहे हैं ना, वो 80 तो ये कर ही रहे हैं, है भाई 80 कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप बताओ उनकी कैपेसिटी कितने की, दोनों काम करने की? 5 की है। कितने कैपेसिटी है? 5 की। 5 का भाग दे दो भाई, जो सही है नहीं है? 5 का भाग दो तो बोलो 5 एकम 5, ठीक है। 5 छिकी ये 3 आया ना, 30 हो जाएगा। 5 छिकी 30, 16 दिन लगेंगे। दैट्स ऑल, ये आंसर है। सही है नहीं है? बताओ भाई, बोलो एक बार आप बता दीजिए, समझ में आया नहीं आया? है भाई 80 पता है ना कैसे ले लिया हमने? नहीं आया? अरे 20 और 80 का एलसीएम लेंगे तो 80 एलसीएम आएगा ना, क्योंकि टोटल वर्क निकालोगे तो एलसीएम ही तो लोगे। तो तुम, अरे दिक्कत आ रही, 20 व 80 का जो एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया है वो 80 तो आना है, यानी 80 काम पूरा करवाना है आपको। तो 80 काम पूरा करवाना है, तो आप बताओ ना 80 काम पूरा करवाना है, कितना है? 5 कैपेसिटी है उनकी। 5 क्या है कैपेसिटी? 4 और 1 5 काम करते दोनों भाई मिलकर। तो 5 काम करते तो 80 काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 16। 5 का भाग दे दो, 16 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 16 दिन। आया नहीं आया? बोलो भाई एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या, आगे करें? अरे कैपेसिटी आप सही कर लेना, वरना ऑप्शन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ सही है। आप 5 से, वैसे लैंग्वेज के अनुसार यहाँ पे 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5। लेकिन वो लैंग्वेज क्या है? गलत लिखी हुई है बेटा। क्या लिखी हुई है? गलत है ना, कुछ सवाल गलत है इसमें, ठीक है। ऑप्शन भी गलत है किसी क्वेश्चन में, है ना बेटा, जो पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है। हाँ, तो वो चीज़ आप सही कर लेना, ठीक है। कुछ गलतियाँ आई हुई है, मिस प्रिंट है, कैसे लगा लो आप बेटा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ नेक्स्ट देखो। ये तो नहीं कर रहे गुरुजी, गलत बता रहे हैं। अरे तुम भरोसा रखो भैया, समझ में आया नहीं आया? ठीक है। हाँ, कोई गलत कह दे तो मुझसे कहना भाई गुरुजी गलत पढ़ा रहे हैं, है ना। हाँ, तो उस चीज़ का नेट नो टेंशन लो, है ना, ठीक है। हाँ, तो भरोसा करके आप आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 729 है, ठीक है। ये क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, 729 के कितने गुणनखंड होंगे? कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है बेटा? कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? ठीक है, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, ये क्वेश्चन है बेटा। अरे कुछ नहीं करना, आप बताओ 729 बेटा, अगर मैं इसके गुणनखंड करूंगा ना, गुणनखंड करूंगा 729 के ऐसे, सही है नहीं है? 729 के आप अगर ऐसे गुणनखंड करोगे, ऐसे गुणनखंड करोगे तो 3 का भाग दोगे, 3 से कटेगा बेटा। ये समझ में नहीं आया? 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, ऐसे बेटा, ऐसे ही। 3 8 24, 3 1 3 बेटा, 3 का भाग दो 27 बेटा, 3 का भाग दो 9 बेटा, 3 का भाग दो 3, 3 का भाग दो 1। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे ये कहने वाला था 3 की घात 6 बनेगा। ये कितना बनेगा? 3 की घात 6। समझ में आया नहीं आया? अब मेरा कहने का मतलब कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग है। अब देखना आप ध्यान से, 3 घात 6 है ना बेटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो थोड़ा सा। 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात 6। समझना देखो ध्यान से, है ना। 3 घात 0 का मान बेटा क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। सही है नहीं है? ठीक है। 3 घात 1 है तो विषम संख्या, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 3 की घात 2 क्या होता है बेटा? 9। ठीक है, समघात है, वो पूर्ण वर्ग होंगी, ध्यान रखना। 3 की घात 3 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 3 की घात 4 ये पूर्ण वर्ग होगी, 81 बनेगा। 3 घात 5 नहीं होगी। 3 घात 6 729 बनेगा बेटा। कितना बनेगा? 729। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या देखो, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण घन भी है, कुछ ही कह लो, ठीक है। 1 2 3 4 ये पूर्ण वर्ग संख्या है सारी की सारी। तो कितनी संख्याएं होंगी बेटा? 4 संख्याएं होंगी। ऑप्शन देख लो अब आप, 4 संख्या, ठीक है ना, 4 संख्याएं होंगी। ठीक है, बिल्कुल गलत है इसमें। ऑप्शन 3 बता रखा है भाई ने। क्या बता रखा है? 3। एक बात ध्यान रखना, 3 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। इस भाई ने ए आंसर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? ए, जो कि गलत है बेटा। ऑप्शन सी आंसर आएगा, 4 संख्याएं, है ना। वो भाई है जो इसको तो गिन ही नहीं रहा, इसको भाई गिन ही नहीं रहा, है ना, जबकि तुम्हें पता है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। हाँ, ये गिना जाएगा, गिना जाएगा, है भाई,
ठीक है, क्लियर है। हाँ ध्यान रखना आप, ये भी मिस प्रिंट हुआ है, क्लियर है ना। तो 4 संख्याएं होंगी, 3 नहीं होंगी, ध्यान रखना भाई, सही है। कोई गलत नहीं कर सकता इस चीज़ को, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। कभी आप सोचो 3 होंगी, गुरुजी गलत तो नहीं पढ़ा रहे, गलत वलत कुछ नहीं है, आपको इस बुक पर भरोसा है, मुझ पर भरोसा है भाई, ठीक है। हाँ तो भरोसा है तो देख लो भाई, नहीं बाकी आपकी मर्जी है ही, खैर ठीक है ना। तो 4 संख्याएं होंगी बेटा, कितनी होंगी 4, आपके सामने है चारों संख्याएं। तो 729 तक 4 पूर्ण वर्ग संख्या होंगी इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो इसके गुणनखंड में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी बेटा, 4 होंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से भी देखो ना बेटा, एक बार देख लो आप, देखो एक पूर्ण वर्ग संख्या जोड़ा बन रहा है, नहीं बन रहा, 2 3, समझ में आया ना। और एक का भी तो दोगे ना यहाँ पे, एक एक में एक, समझ रहे हो तुम, तो यहाँ पे एक का भी तो बनेगा नहीं, ठीक है, नहीं है, उस चीज को नहीं छोड़ सकते आप। एक भी पूर्ण वर्ग को तो देते नहीं है हम, लेकिन एक भी तो एक संख्या आ रही है, एक भी तो गुणनखंड है। 729 का एक भी गुणनखंड है, एक गुणनखंड नहीं है कि इसका, है भाई बोलो, 3 घात 0 इसका एक गुणनखंड नहीं है क्या, है। तुम कैसे कह सकते हो गुणनखंड नहीं है, सही है। और जब गुणनखंड पढ़ते हैं कि भाई गुणनखंडों की संख्या बताओ कितनी होगी, तो हम एक काउंट करते हैं, एक को छोड़ते थोड़ी है, सही है नहीं है, बोलो, नहीं छोड़ते हम, समझ में आया नहीं आया। तो ये चीज गलत फहमी मत रहना। कितनी संख्या आएंगी बेटा, 4 संख्या आएंगी जो आपके सामने ना, कर लिया होगा, आपकी समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो बेटा इन डाउटों को धीरे धीरे क्लियर करो, है ना। हाँ ये गलतियां आप नहीं करोगे, कभी आप कर लिए भाई गुरुजी हमने तो ये सारे निकाल रखे हैं पेपर, कुछ मिसप्रिंट है, कुछ गलतियां हैं, और वो गलतियां बहुत महंगी पड़ जाएंगी अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिए तो। बेटा ये देखो 82 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है बेटा, कितना है 5:4 है। देखो सुरेश है बेटा एक तो, ठीक है, सुरेश, और एक क्या है, चिराज है, लो भाई, ठीक है। हाँ कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है, लो भाई 5:4 है। वर्तमान आयु का अनुपात बेटा कितना है, 5:4 है, ठीक है। ये वर्तमान है, प्रेजेंट वर्तमान, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद बेटा, अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद उनकी आयु का रेशो हो जाएगा 11:9। कितना हो जाएगा बेटा, 11:9, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चिराग की वर्तमान आयु ज्ञात करो बेटा, चिराग की क्या निकालनी है, वर्तमान आयु निकालनी है। अब आप एक बात बताओ बेटा, एक बार देखो यहाँ पे ध्यान से, हो गया सवाल तो, या तो आप एक्स मान के कर लो, ए भाई सही है, कि मान तो वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, तो ये 5x और 4x है, तो 5x/4x। 3 साल बाद आयु, इसमें भी 3 जोड़ दो, इसमें भी 3 जोड़ दो, 3 साल बाद आयु ये हो जाएगी, तो फिर हो जाएगा रेशो कितना, 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 11:9, 11/9। इसको सरल कर लो, x का मान आ जाएगा, और आप निकाल लो इसके आयु चाहिए, वर्तमान आयु, तो 4x का मान चाहिए, यहाँ वैल्यू रख लेंगे, 4x का मान यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है ना। एक इक्वेशन तुम बेसिक इक्वेशन ये बना सकते हैं बेटा, इससे कर लेना, ठीक है ना। इससे नहीं तो देखो बेटा ऐसे भी उड़ा सकते हो आप सवाल को मन ही मन में। आप यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे अंतर, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 1 का है, और यहाँ डिफरेंस कितने का बेटा, 2 का है। तो बेटा डिफरेंस समान कर लो बस आप, सही है नहीं है। तो यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस करना है तो बेटा 2 से गुणा इधर कर दो, 2 से इधर कर दो। 3 का डिफरेंस चाहिए, 3 का डिफरेंस, तो 3 से गुणा कर दो। 4 का चाहिए तो 4 से, अंतर समान करना है आपको। तो मैं यहाँ से डिफरेंस समान करूँ तो 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा 8। तो एक्चुअल आपका ये है 10 और 8, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। अब आप देख लो, अब ये डिफरेंस भी आपका समान आ जाएगा, क्लियर है ना। तो बेटा ये 1 है ना, जो डिफरेंस है 1, ये 1 है 3 के बराबर, क्योंकि ये भी अंतर है और ये भी अंतर है 3 साल। ये अनुपात में अंतर है, ये वास्तविक अंतर, अंतर बराबर अंतर। तो 1 बराबर किसके, 3 के, तो 8 बराबर कितने के हो जाएगा, 8 गुणा 3, 8 तिया 24, तो 24 वर्ष। भी चिराग की वर्तमान आयु चाहिए ना बेटा, वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु 8 हो गई, क्या हो गई 8। तो 1 का मान कितना है, 1 का मान 3 है, तो 8 का मान, 8 को 3 से गुणा कर दे, 8 तिया 24, तो 24 वर्ष इसकी आयु हो जाएगी, ये आंसर है। ये चाहिए तो इसको 10 को 4 से गुणा, वो 10 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से, 10 तिया 30 वर्ष। समझ में आया नहीं आया, बोलो भाई बेटा एक बार, ठीक है क्या है भाई, ये चीज़ समझ में आई नहीं है, बताओ भाई एक बार, आगे क्लियर है। मैं दोबारा आपको एक बार रिपीट करता हूँ बेटा, 5:4 है। मैं आपसे कह रहा हूँ सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5 कितना है बेटा 4 है। और फिर 3 साल बाद, 3 साल बाद आयु का रेशो कितना है, 11 कितना है 9 है भाई, ठीक है। 3 साल बाद 11:9 है।
इस रेशो को सही कर लो। आप अगर बेटा यहाँ देखते हो तो यहाँ रेशो देखो 5 और 11 में अंतर कितने का आ रहा है बेटा, 6 का, है ना, और 4 और 9 में कितने का अंतर आ रहा है, 5 का, जो कि गलत है। ये रेशो सेम आना चाहिए। सेम आने का मतलब तुम्हें ये सेम कैसे करो, सेम ऐसे कर लो, तुम ये डिफरेंस देख लो कितने का है, 2 का, तो यहाँ भी 2 का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो मैं 2 का डिफरेंस करूँ तो बेटा 2 से गुणा कर दो, इधर 3 का डिफरेंस करूँ तो 3 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10, ये 4 दूनी 8, यानी एक्चुअल जो रेशो या 8 है ये 10 है, ऐसे मानूंगा मैं, ठीक है ना, समझ में आया। अब 10 में से 11 गया, 11 में से 10 गया, 1, यहाँ पे भी 1 का अंतर आ गया, तो 1 बराबर किसके, 3 के, तो 8 बराबर 8 दिया 24 वर्ष आ जाएगा। क्लियर है क्या, बताओ भाई, बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, कर लोगे बेटा, है ना, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बहुत ही इतना, ठीक है, हाँ बेटा, बाकी कल करते हैं अपन, है ना, ठीक है ना। आपके कुछ चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही भाई, आप है ना कमेंट्स बॉक्स में इन चीज़ों को लिखा करो, ठीक है ना, और आप धीरे धीरे पढ़ते रहो, आपका पूरा रिवीजन करा रहे हैं हम, पूरा रिवीजन हो भी रहा है, मैं आसपास चीज़ें सही तरह बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ, वरना आपको ऐसा कोई कुछ नहीं बताएगा, है ना, ठीक है। जो टाइम ले रहे हैं अपन भाई, बाकी फटाफट बता के ये हो गया, ये हो गया, अब जादू कर गए, समझ में आया नहीं आया सवालों में, ठीक है ना, वो जादू से पार नहीं पड़ेगी, आपको बेसिक थोड़ा सीखना है कि ये सवाल आ गया तो हम कर लेंगे क्या, ठीक है, नहीं है तो वो मुझे इम्प्रेस नहीं करना आपको, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताते हुए चल रहा हूँ कि ये है क्या चीज़, सही है ना, आपको करना कैसे सवाल, ठीक है ना। अगर आप पहली बार भी क्लास ले रहे हो तो मेरे हिसाब समझ में आना चाहिए आपकी, मैं आपको पूरी चीज़ें बता रहा हूँ भाई, ये कैसे आया, ये यहाँ पे 2 का अंतर है, 2 का अंतर होना चाहिए, समझ में आया नहीं आया, ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पर, ठीक है ना, है ना, ठीक है, कि भाई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई करा रहा है या फिर नहीं करा रहा, पता नहीं, ठीक है, क्लियर है ना। तो वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं कराई जाएंगी, बाकी मैं आपको सब चीज़ बता ही रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चन कर भी रहे हैं। तो आप बताइए बेटा कैसा लग रहा है आपको सेशन, कितना मज़ा आ रहा है, कितना पढ़ रहे हो आप, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में लिखना आप क्लासें ले रहे हो नहीं ले रहे, ठीक है। तो आप रुचि के साथ बेटा इतना टाइम निकालो और अपनी क्लासों को लो, ठीक है, क्लियर है भाई, ठीक है ना। और बेटा अपनी क्लासों को शेयर कर दिया करो, है भाई, ठीक है ना, और उनसे कहना अपने भाइयों से जो भी है कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लासों को, और पसंद आए तो बेटा लाइक भी कर दिया करो, हैं, ठीक है, और साथ साथ सब्सक्राइब करवा दिया करो किसी से, है भाई, ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। और बाकी हम आगे करते रहेंगे क्वेश्चनों को धीरे धीरे ऐसे ही, ठीक है ना। तो बाकी जय हिंद बेटा, कल करते हैं ना, ठीक है, पढ़ते रहो, है ना, बेस्ट ऑफ लक बेटा, जय हिंद, है ना, ठीक है।